Investment in the securities market is subject to market risks. This content is for educational purposes only and should not be considered financial advice. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट मोमेंटम मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में एंड इवन जो नए आईपीओज आते रहते हैं उनकी भी एनालिसिस हम रेगुलर बेसिस पे इस पर्टिकुलर चैनल पे करते रहते हैं। सो इसी बीच फर्दर 3 आईपीओज आ चुके हैं, जिसमें से कि 2 तो ओपन हो चुके हैं आज 29 जुलाई को और एक रिमेनिंग 30 जुलाई को ओपन होने वाला है। यस, तीनों आईपीओ को कवर करना इन अ वीडियो और से एट अ टाइम इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। सो मैं अपने कुछ क्राइटेरियाज को अप्लाई करता हूँ एंड देन उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन से आईपीओ पे डिस्कशन करना है। वेल, सिलेक्टिवली अगर मैं किसी आईपीओ पे बात करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है मेरी तरफ से। मैं आपको यहाँ पर केवल सिखाने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी सीख सके कि सेम मेथड्स को जब आप डिप्लॉय करेंगे दूसरे आईपीओज पर एनालिसिस के लिए तो आपको हेल्प मिलेगी कि वो कौन सा आईपीओ अच्छा है, नहीं है, खराब है। एंड ऑल्सो ये पर्टिकुलर आईपीओ में भी आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा हेल्प मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सो हाय, माय नेम इज मनीष सालवी एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूं जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई 2011 में। एंड वेल, ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वेरियस पावर परचेसिंग एग्रीमेंट रखती है गवर्नमेंट के साथ और कई सारी डिस्कॉम कंपनीज के साथ। अब क्या होती है ये पर्टिकुलर कंपनीज, किस तरह से इंडस्ट्री काम करती है, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जानेंगे फर्दर आईपीओज की डिटेल्स के बारे में। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है और किस तरह से काम कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज ये टॉप 10 मतलब इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें ये आती है। एंड इट इज जस्ट अ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी, मतलब अपनी एनर्जी, अपने जो रिन्यूएबल एनर्जीज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करती है। एंड इवन ये वेरियस प्रोजेक्ट्स को के डेवलपमेंट में, उसके कंस्ट्रक्शन में उसको ओन भी करती है। एंड वेल, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में ये अपनी सर्विसेज और अपना बिजनेस प्रोवाइड करती है टू वेरियस कंपनीज रिलेटेड टू डिस्कॉम और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड कंपनी की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के अलावा यू कैन से इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, दैट्स द ईपीसी का इनका एक्चुअल बिजनेस है। अगर मैं एक्चुअली इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे कि यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के डेवलपमेंट में, एंड देन फॉर्म्स एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रोडक्शन में, and the EPC, as I can say, and operation and maintenance of the all projects, plants and energy plants. So this is how having a vast category of businesses and very diversified structural business of producing energy for the government of India and various डिस्कॉम कंपनीज। नाउ डिस्कॉम कंपनीज कौन होती है? जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी परचेज करके डोमेस्टिक प्लेयर्स को या किसी पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर्स को इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दीज आर द डिस्कॉम कंपनीज जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी से एनर्जी परचेज करेगी एंड उसे रिटेलर्स को सेल करेगी। अब आगे बढ़ते हैं कंपनीज के फर्दर डिटेल्स के बारे में जाने। तो कंपनी के पास अभी जो कैपेसिटी है वो 7910 मेगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी। यस, ये जो आईपीओ आने वाला है, इस आईपीओ से जो 1800 करोड़ रुपीस का कलेक्शन होगा कंपनी के द्वारा, वेल उसका यूज कहीं पे भी कैपेसिटी एक्सपांशन में नहीं होने वाला है। तो वो थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज समवेयर ये डेट रीपेमेंट में करने जा रही है। तो अब कंपनी के जो मेजर कस्टमर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देन टॉकिंग अबाउट द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स, जो कि मैंने अभी बताया आपको, एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल जो बिजनेसेस में जो यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, एंड देन नेशनल पावर ग्रिड्स। सो अब प्रोजेक्ट्स के अलावा अगर बात करूँ तो इसके प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। एंड जो डिस्कॉम कंपनीज है जिनको ये सप्लाई करती है उसमें आ जाता है SECI, NTPC, NHPC, SJVN एंड सम लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट्स के साथ पावर परचेसिंग एग्रीमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। आगे बढ़ते हैं फर्दर, अगर डिटेल में जाने तो इस तरह का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक्चुअल में ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जीज का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो इस तरह से जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं बहुत बड़े वाइड एरिया में, वहाँ से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके साथ भी ये टर्बाइंस या विंड मिल्स लगी रहती है जो कि लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है विद द इन्वायरमेंट। नाउ इस पर्टिकुलर एनर्जी से इन्वायरमेंट्स को कोई एक्चुअल नुकसान नहीं होता है। तो ये वाली जो ये कंपनी जो होती है ये बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स पे हमेशा सरप्लस में होती है, मतलब ये कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करती है बिकॉज इनका बिजनेस इन्वायरमेंट को कभी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इवन फायदा ही पहुंचा रहा है। नाउ कंपनी के बारे में फर्दर बात करें तो ये एक्चुअल में इंडिया की टॉप 10 एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से आती है, एंड विच इज द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट्स के साथ जो है, मैंने बताया आपको कि इनके पावर परचेस एग्रीमेंट्स है, एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस विंड एनर्जी, हाइब्रिड एनर्जीज एंड द सोलर एनर्जीज, एंड इंटीग्रेटेड हाउस ऑफ EPC एंड OEM, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में इनके पास ऑलरेडी उस तरह का बिजनेस है, एंड द स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड्स अक्रॉस द मल्टी स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स में इनके जो एग्जीक्यूशन है इट्स ऑल बेटर। नाउ अब आईपीओ की थोड़ी डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो आईपीओ ओपन होगा कल, मतलब 30 जुलाई को। जो आईपीओ का साइज है वो 1800 करोड़ है। कंप्लीट फ्रेश ऑफर है, हमेशा फ्रेश ऑफर आना मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। वेल, प्राइस बैंड जो रखा है वो 214 से लेकर 225
25 के बीच में, फेस वैल्यू आप ठीक है 10 रुपीज़ है, एंड मार्केट कैप पोस्ट आईपीओ, मतलब ये जो आईपीओ के बाद इसका जो मार्केट कैप होने वाला है वो 12,802 करोड़ के आसपास होने वाला है। वेल, रजिस्ट्रार एंड लीड मैनेजर्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूँ फर्दर कंपनीज के फर्दर फंड यूटिलाइजेशन के फॉर्मेशंस पे। तो मैंने कहा कि पर्टिकुलर कंपनी जो है ना, ये फंड को डेट रीपेमेंट में यूज करेगी। मतलब क्या कि जो एक्चुअल में कंपनी की जो डेट है उसको रीपे करने जा रही है, मतलब 683.24 करोड़ रुपीज ये डेट रीपेमेंट में यूज करेगी। 728.69 करोड़ रुपीज ये एक्चुअल में इसकी जो सब्सिडीज है, ऑलमोस्ट 6 सब्सिडीज इसके पास है, उसके डेट के रीपेमेंट्स में करेगी। देन रिमेनिंग अमाउंट विल बी यूज्ड एज अ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मतलब कहीं पर भी यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि किसी प्रकार का कोई कैपिटल एक्सपांशन की बात की गई है। इसमें सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग मैं आपको पहले बता दूं कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं तो जो इसका जो डेट है वो डेट 12,000 करोड़ का है, एंड पूरे जो फंड का 75% पैसा केवल डेट रीपेमेंट में किया जाएगा। स्टिल कंपनी की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, एंड डेट ग्रोथ भी मैंने ज़्यादा देखा था, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग फॉर मी फॉर माई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अब चलते हैं इस पूरे कंपनी के असेसमेंट पर कि मैं किस तरह से कंपनी में डिसीजन मेकिंग करूंगा। सो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं उन 20 पॉइंट्स का मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, जो कि आपको पहले भी मैंने डिस्कशन किया था इंडो एमआईएम के आईपीओ के बारे में। सो अगेन सेम फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। तो कंपनी की इंट्रोडक्शन, सो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, यू कैन सी गवर्नमेंट ओन बिजनेस, गवर्नमेंट ओन नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट is the stakeholder of the business because वो उसके customer kind of है, and top 10 renewable energy producing 7,910 megawatts का energy capacity, and then types of issue I can see कि fresh issue है, 100% business में utilize हो रहा है, though it is using in the debt repayment, but किसी प्रकार का कोई promoter का exit नहीं है यहाँ पर। So somewhere I can see these 2 points are positive. Now promoter का history, अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड 2011 से कंपनी ऑपरेट हो रहा है, एंड ऑलमोस्ट जो इस प्रकार का इसका सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है उस हिसाब से तो थोड़ा बेटर नजर आता है। प्रमोटर का होल्डिंग, मैं जब भी किसी कंपनी को देखता हूँ कि 67% से कम या उससे ज्यादा प्रमोटर का होल्डिंग है तो इट्स वेल एंड गुड, और अभी के केस में यहाँ पर 85% है, मतलब अभी 75% का जो थ्रेशोल्ड है वहां तक और आना बाकी कंपनी का, बट स्टिल प्रमोटर इज होल्डिंग 85% ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी पोस्ट आईपीओ। अब फंड यूटिलाइजेशन मैंने जैसे बताया कि फंड यूटिलाइजेशन जो है 1411 और 12 करोड़ रुपये जो है वो डेट रीपेमेंट्स में जाएगा। रिमेनिंग वी कैन सी के थोड़ा सा कॉशियस है, अगर ये कहीं कैपेसिटी एक्सपांशन में यूज होता तो मैं थोड़ा सा बेटर व्यू रखता है इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज रिटेल कोटा इज 35%, तो ये 35% ही है। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है, नेट प्रॉफिट्स अगर उसके 3 साल के डेटा में नेट प्रॉफिट्स होता है तो वो कंपनी अपने रिटेल कोटा में 35% का रिजर्वेशन रख सकती है, मतलब रिटेलर्स को 35% ऑफ द इक्विटी सेल कर सकती है। तो वो यहाँ पर है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग तो है। बट अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ 22 या उससे ज्यादा है तो बेटर है। तो अभी यहाँ पे 41% का ग्रोथ नजर आता है, विच इज क्वाइट गुड और डिसेंट फॉर मी। बट अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट्स ग्रोथ की, इसका एबिटा ग्रोथ भी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कम है। इसका रीजन समझ में आ रहा है आपको? रीजन है बिकॉज ये हाई डेट ओरिएंटेड कंपनी है और ऐसे सेक्टर से आती है जो हमेशा डेट ओरिएंटेड ही रहेगा। मतलब जैसे सुजलॉन की बात कर ले, इनिशियल स्टेज में आर पावर की बात कर ले, या कोई भी और कंपनी जो सोलर एनर्जीज या किसी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज में होती है, तो वहाँ पर है ना हमेशा कंपनीज को डेट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है बिकॉज उसका बिजनेस जो होता है ना वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। सो अगेन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम नजर आता है, विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी। मुझे उतना ग्रोथ उतना प्रॉफिट्स में नजर नहीं आ रहा जितना ग्रोथ हमें इसके सेल्स में नजर आता है। जनरली सेल्स की ग्रोथ से प्रॉफिट की ग्रोथ डबल या 1.5 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, तो ही एक कंपनी को हेल्दी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट माना जाता है। आगे बढ़े हम लोग अगर इसके एबिडा पे, तो एबिडा इज ऑलमोस्ट ग्रोइंग बाय डिसेंट नंबर, बट मैंने कहा कि बिकॉज एबिडा के बाद जब उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस होगा तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है वो उतना आ नहीं रहा है। सो वेल, आईपीओ आने के बाद जब डेट को रीपे कर दिया जा रहा है तो थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन मिलेगा ऑन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। डेट एसेट की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की एसेट जो जिस रेट से ग्रो कर रही है इट्स ऑल 88%, बट एट द सेम टाइम मेरा मानना होता है जब भी कंपनी की एसेट ग्रोथ 88% है तो उसके साथ साथ उसकी डेट ग्रोथ उसके एक्चुअल एसेट ग्रोथ से कम होना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट द डेट ग्रोथ इज 134.8%. सो दिस इज वेयर द डेट ग्रोथ इज देयर विच इज क्वाइट अलार्मिंग अगेन। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज क्वाइट इंप्रूविंग, 85% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बट मैंने कहा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन पे डेंट लग रहा है बिकॉज ऑफ द हाई डेट। दो आरओई की बात करें तो आरओई भी बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट्स कम करा रहा है तो आरओई भी उतना ज्यादा नहीं है। तो आरओई ये बताता है कि कोई कंपनी का एक्चुअल बिजनेस कितने सालों में डबल होगा। लेट्स से 25% का अगर आरओई है तो मैं मानूंगा कि वो बिजनेस जो है 25% के रेट से ग्रो कर रहा है एंड वो 2-3 साल में डबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर 1% का आरओई है, मतलब इसलिए समवेयर ग्रोथ में थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड एनीथिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के लिए। आरओई आरओसी की बात करें तो 9.8% के आसपास है। आगे बात करते हैं। सो लेट्स से सेक्टर, अब मैं सेक्टर के लिए थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेक्टर और जनरल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं तो जनरल मार्केट इज गेटिंग रिकवर्ड, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा सा रिकवरी आ रहा है फ्रॉम द बॉटम एंड लगातार निफ्टी में है ना एक बेस में नजर आ रहा है। बेस इन द सेंस कि अगर मान लीजिए निफ्टी इस पर्टिकुलर बेस के ऊपर निकलती है
तो हम थोड़ा सा मार्केट को लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 24,600 का कोई बेस है और द लेवल है, उसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो थोड़ा पॉजिटिव होने के चांसेस है। एंड जिस तरह से यहाँ पे -4 दिखा रहा है ऑन द पोजिशनिंग, इंडेक्स पोजिशनिंग, ये थोड़ी सी पॉजिटिव होती नजर आ रही है, 2 तक आ रही है। जब ब्रेकआउट आएगा तो 6 तक आ जाएगी। तो इंडेक्स पोजिशनिंग ये रहता है कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी है। ऐसी सिचुएशन में मैं कोई भी आईपीओ आता है तो उसको थोड़ा वेटेज दे देता हूँ कि हाँ थोड़ा पॉजिटिव वेटेज है। नेक्स्ट सेक्टर को लेकर बात करें तो सेक्टर में ना फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है। इवन मैंने पहले भी एनर्जी सेक्टर्स एंड पावर सेक्टर्स के बारे में बात की थी अपने प्रीवियस वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियोस में कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। बट अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखें सेक्टर तो सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव नजर आता है। मे बी पॉसिबल ये एक पर्टिकुलर फॉलिंग चैनल में है एंड कुछ समय बाद ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है ना रिकवरी के मोड में भी आ सकता है इन अपकमिंग डेज। और फिलहाल यू कैन सी के एक बेस बनाकर बाजार ऊपर की तरफ निकल रहा है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखोगे तो सेक्टर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है। सो आई वुड से कि मार्केट इज ओके गुड, बट थोड़ा सा सेक्टर वाइज मेरा थोड़ा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, नो डाउट। नेक्स्ट हम बात करें पी वैल्यूएशन, बिकॉज देखो अर्निंग्स कम है, अर्निंग पर शेयर्स कम है तो पी हमेशा ज्यादा होगा। एंड बट कितना ज्यादा, इट्स ऑलमोस्ट 316 के पी पे आ रही है, विच इज हाईली कॉस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है एज पर द कंपैरिजन ऑफ इट्स ओल्ड पीयर्स। वो भी उतनी पीए पे काम कर रहे हैं बट स्टिल ये पी थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है मेरे लिए। यस तो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी थोड़ा इट्स लाइक थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज अभी बुक वैल्यू कम होगा ना कंपनी का, क्योंकि कंपनी में डेट ज़्यादा है। तो जब आप उसकी एक्चुअल असेट से उसकी लाइबिलिटीज को माइनस करोगे तो जो नेटवर्थ नजर आएगा वो कम आएगा। तो उसके कंपैरिजन में जो प्राइस का वैल्यूएशन दिख रहा है 12,000 करोड़ का जो कंपनी दिख रहा है, तो वो थोड़ा 3 टाइम्स से 3.25 टाइम्स ज़्यादा है फ्रॉम द इट्स एक्चुअल वैल्यूएशन। डेट टू इक्विटी, अगेन डेट की बात कर ले तो डेट बहुत ज़्यादा है, विच इज़ 12,920 करोड़ के आसपास का डेट है। एंड रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर इज क्वाइट थोड़ा सा कॉशियस नजर आता है वहाँ पर, बिकॉज अब उसमें मैं डिटेल में अंडरस्टैंडिंग बनाता हूँ आपकी कि रिस्क फैक्टर कहाँ पे क्या नजर आ रहा है। तो रिस्क फैक्टर को देखें तो एक्चुअल में लेवरेज बहुत ज़्यादा है, 12,920 करोड़ का डेट है। दूसरा रिटर्न्स बहुत लो है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आरओई की जो वैल्यूज है वो बहुत कम है। सो उसमें यहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम नजर आती है। वैल्यूएशन थोड़े हाई है, मतलब 317 टाइम्स का अगर पी रेशो लेकर के आ रही कंपनी तो थोड़ी महंगी हो सकता है। ओपनिंग के बाद बिकवाली भी नजर आ जाए फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, हमें पता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर पावर और जनरेशन कंपनी, सोलर पावर या ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज होती तो उसका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर गवर्नमेंट का जिस तरह से रुख है वो कभी चेंज अगर होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज अभी गवर्नमेंट जो है ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। पर ओवर द ब्राफ टाइम अगर वो प्रमोशंस कम हो जाए तो थोड़ा बिजनेस में डेंट लग सकता है। एंड इवन डिस्कॉम कंपनीज के पेमेंट्स अगर टाइमली नहीं आते तो वो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है ऑन द कैश फ्लो। एग्जीक्यूशंस और रिस्क इज लाइक इट्स ऑल, इसके वेरियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को टाइमली एग्जीक्यूट करना, कंप्लीट करना, उसको कमेंस करना, उसके बाद उससे बिजनेस आना, उसमें एग्जीक्यूशन का एक रिस्क नजर आता है। काउंटर पार्टी रिस्क इज ओके, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग चलता है तो काउंटर पार्टी रिस्क होगा ही होगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क, लाइक अभी डेट ज़्यादा है, तो डेट ज़्यादा है, अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी तो पॉजिटिव है, मतलब अभी इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूसिंग है, बट अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़ता है तो इसका जो 1.18% का जो आरओई दिख रहा है ना वो भी और कम हो सकता है, और इसकी जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिड्यूस हो सकते हैं अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो। सो दिस इज व्हाट द रिस्क फैक्टर में जो नजर आता है कंपनी पर। अब मैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाऊं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी में, लाइक टॉप 10 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, इतना मेगावाट्स का प्रोजेक्ट्स है, ये सारी टॉप कंपनीज एज अ डिस्कॉम इसके एज पर स्टेक होल्डर्स है। एंड ईपीसी दैट्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का इसका बेसिक बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। पहले एक्सपीरियंस प्रमोटर है, इट्स ओके, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, यस पिछले 7 सालों में एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, बट वी कैन नेवर से कि जो प्रोजेक्ट से आने वाले एग्जीक्यूशन पॉजिटिव हो नेगेटिव, बट अभी तक का तो बेटर है। और नेटवर्थ, रेवेन्यू में ग्रोथ, एबिटा में ग्रोथ, असेट में ग्रोथ, इट्स ऑल फैंटास्टिक ऑन दीज डेटा, बट उसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, लाइक 11% का प्रॉफिट ग्रोथ जो कि मेरे 25% के थ्रेशोल्ड से कम है, आरओई 1.9 जो कि मेरे 22% के थ्रेशोल्ड से कम है, एंड देन आरओसी भी 25% के थ्रेशोल्ड से कम है, एंड देन बोरोइंग्स थोड़ी ज़्यादा है विच इज़ क्वाइट शार्पली इंक्रीज भी हुआ है 5,502 करोड़ से पिछले पर्टिकुलर फ्यू ईयर्स में। सो पोस्ट आईपीओ जो पी रेशो आ रहा है वो थोड़ा महंगा आ रहा है। तो दीज आर दी फ्यू फैक्टर्स विच कैन हेल्प यू आउट टू टेक डिसीजन कि हमें इसमें जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। नाउ एट द एंड लेट्स समराइज द थिंग्स। पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो बिजनेस मॉडल इज नो प्रॉब्लम इन दैट, इंडस्ट्री आउटलुक इट्स ओके फैंटास्टिक, प्रमोटर का बिजनेस, प्रमोटर एक्सपीरियंस एंड होल्डिंग इज गुड, फाइनेंशियल ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ठीक है, बाकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग है, एंड द बैलेंस शीट इज वेरी मच क्वेश्चनेबल है बिकॉज हाई डेट है और डेट पोजीशंस वेरी हाई है। आईपीओ स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली फ्रेश ऑफर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैल्यूएशन थोड़े महंगे है।
एंड रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया कि थोड़ा यहाँ पे भी कॉशियस रहने की जरूरत है। तो आउट ऑफ दीज 20 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया आपसे, उसमें से 12 पॉइंट थोड़े पॉजिटिव नजर आते हैं और ये 2 पॉइंट्स बिट कॉशियस स्टैंड दे रहे हैं एंड रिमेनिंग 6 पॉइंट्स आर सेइंग कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम है कंपनी में। सो दिस वे आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट कि कैसे आप आईपीओ को स्टडी करेंगे, कैसे आप आईपीओ में एनालिसिस करेंगे, तब जाकर आप एक कंक्लूसिव डिसीजन पर पहुंचेंगे। अगेन अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैंने आपको बहुत स्ट्रक्चर वे में इस पर्टिकुलर आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन को आपको समझाया, तो आपको किसी भी और फर्दर दूसरे आईपीओ को भी एनालाइज करने में इसी तरह से हेल्प मिलेगी। और इसी तरह के और फर्दर वीडियोस चाहिए फॉर लर्निंग्स एंड फॉर स्टडिंग दी आईपीओ, तो जुड़ जाइए पर्टिकुलर इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का कोई और लर्निंग कंटेंट आपके सामने आए तो आपको तुरंत मिल जाएगा एंड नोटिफिकेशन के साथ आपके पास तुरंत वो वीडियो हाजिर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड हम और फर्दर इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे आने वाले समय में। जय हिंद।